हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बहुत खूबसूरत सा वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किए गए मॉडल का तीसरा सेट करेंगे, मॉडल पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। देखो, कोई अगर ऐसा विद्युत क्षेत्र है कि इसमें एक कोई आवेश Q है, तो इस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा? तो बल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बल बराबर E गुने Q होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से E गुने Q। इसे कहाँ लिखा हुआ है? एक नंबर में लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो एक नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कूलम बल है। अच्छा, कूलम बल कौन सा बल है बच्चों? याद रखिए, कूलम बल एक संरक्षी बल है। ठीक है, विद्युत बल भी है, केंद्रीय बल भी है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय बल भी लिखा हुआ है बच्चों और विद्युत बल, अर्थात इसका सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इसमें कह रहा है आपसे कि एक कूलम आवेश डैश डैश ESQ के बराबर होता है। अच्छा, ESQ को इसको स्टेट कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलम। ओके, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। याद रखिएगा, एक कूलम बराबर, यहाँ से वैल्यू होता है बच्चों 3 इंटू 10⁹ ESQ होता है। ओके, देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा है एक नंबर में, इसलिए इसका एक क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है आपसे कि एक आवेशित चालक की सतह के इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। एक आवेशित चालक है ऐसे, इसकी सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है बच्चों? इसके लंबवत होता है। कैसे होता है? लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या है कि 64 समरूप बूंदे, इसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगा? तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे छोटी छोटी बूंदे हैं और यह प्रत्येक की धारिता C है और इससे एक बड़ा बूंद का निर्माण करना है। ठीक है, एक बड़ा बूंद हमको बनाना है, तो इसकी धारिता निकालना है, कितना होगा? तो यह फॉर्मूला होता है C बराबर बड़ा बूंद की धारिता। ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे C छोटा वाला मतलब C1, इसको मान लीजिए C1, इसको C2 कर दीजिए। n के पावर 1 बटा क्या होता है? 3 होता है। और n क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ ड्रॉप होता है, मतलब ड्रॉप क्या होता है ना, जितनी बूंदे होगी उस बूंदों की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ से देखो C2 निकाल लेंगे, C1 का मान कितना दिया हुआ है? पहले जिसमें कितना पावर 5 माइक्रोफैराड, 5 और यह कितना है? 64 है। 64 की पावर कितना? 1 बटा 3। ऐसे ध्यान रखिएगा, तो 5 गुनी कितना हो जाएगा बच्चों? 4 की पावर 3 हो जाएगा, और इसका पावर 1 बटा 3 बढ़ जाएगा, कितना चलाएगा? 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये क्या लिखा है? बी नंबर में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट लिखा है, तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। कहाँ लिखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो बी क्या हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। तो आविष्ट का मतलब होता है आवेश। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आवेश रखा हुआ है, एक खोखला है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना? 0 होता है। कौन सा क्वेश्चन होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है?
मतलब कि देखो एक साथ समानांतर पट्टिका संधारित्र है और इसके धारिता का फॉर्मूला पूछा हुआ है, याद रखिएगा। बी सी इक्वल टू ऐसे ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी होता है, तो इसका फॉर्मूला देखिए से कहाँ लिखा हुआ है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, ए में लिखा हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है, आपसे कहा है कि विद्युत विभव किसके बराबर होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, Q होता है। देखो सर कहाँ लिखा है, डब्ल्यू अपॉन Q, बी नंबर में लिखा है, बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 में कहा कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रा V बटा N होता है। हम देखो V बटा N, तो विभव बटा मीटर किसका होगा मुझे, विभव बटा मीटर, पढ़ा नहीं फॉर्मूला, E बराबर dV बटा dr के माइनस में इसका विभव इसका मीटर, किसका हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। तो कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ऐसा लिखा हुआ है डी नंबर में, तो डी क्या है हमारा सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 11। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। ऐसा आपसे कहा है कि द्विध्रुव है और निरक्षीय स्थिति में होता है, मतलब कि यहाँ पर किसका वैल्यू बच्चों, विद्युत विभव का वैल्यू, यहाँ पे विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है, प्रूफ करके बताया क्या, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए 12 नंबर। ये कह रहा है आपसे, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर इसकी समतुल्य धारिता होती है। देखो ऐसा है और इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो इसका समतुल्य धारिता पूछा हुआ है कि यहाँ पर और यहाँ पर कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है C1 प्लस कितना C2, दोनों को जोड़ोगे ना, देखो C है प्लस C, तो कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, तो ए हमारा सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन प्रतिरोध का रंग में पीले का मान क्या होता है। देखो पीला कलर जो होता है ना, वो उसका वैल्यू 4 होता है, कितना होता है बच्चों, 4 होता है। और इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए आपको याद क्या रखना है, जो ब्लैक अगर होगा, ब्लैक रहेगा, इसका कलर कोडिंग कितना होता है, कितना होता है बच्चों, 0 होता है, कितना 0। अगर आपसे येलो कह दे, येलो का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपसे रेड कह दे, तो रेड इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर ग्रीन कह दे, ग्रीन हरा, मतलब इसका कलर कितना होता है, इससे 5 होता है। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो इकाई मतलब मात्रा है, तो विद्युत वाहक बल का मतलब क्या बच्चों, विभव। विद्युत वाहक बल का मतलब विभव समझिएगा, ठीक है। अब विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है, तो कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा सी नंबर में, सी हमारा सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। वोल्ट मीटर मापता है, अब वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं बच्चों, विभवांतर मापते हैं ना, क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर सही आंसर है। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। देखो प्रति सेकंड का मतलब होता है वो टाइम दे दिया हुआ है, ठीक है, टाइम का वैल्यू कितना करा, 1 सेकेंड, और करंट का मान कितना कर दिया बच्चों, ये कहा है कि 3.2 एम्पियर। और हमसे पूछा हुआ है कि आपको निकालना क्या है बच्चों, नंबर ऑफ करंट निकालना है, मतलब कि N का मान आपको निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू E होता है, दोनों साइड में भाग कर दो 30 से, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, इससे क्या निकल जाएगा बच्चों, करंट निकल जाएगा। तो करंट इक्वल टू N E I इंटू T हो जाएगा। यहाँ से N का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू T बटा कितना E हो जाएगा। अब T का मान कितना कहा है, 1 सेकेंड में कहा है ना, तो N बराबर यहाँ से निकालिएगा ना, I का मान देखिए 3.2 लिखा हुआ है, T का वैल्यू 1 सेकेंड, और यहाँ से T का मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस में 19, समझे। अब इसको आप सोल्व कर दीजिएगा ना, तो N का मान निकल जाएगा, देखिए निकल जाएगा ऊपर में, और यह क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2,
इसलिए अगर 2 गुने 10 के पावर यहाँ से 19 हो जाएगा। देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है 1 नंबर में, तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, और ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का विद्युत जो होता है, मतलब कि विद्युत परिपथ ये यहाँ होगा कि किसी बिंदु पर सभी धाराओं का विद्युत कितना होता है, विद्युत शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, सही आंसर होगा। अच्छा, इसको हम किरचॉफ का फर्स्ट नियम भी कहते हैं, ऐसी धारा का नियम भी कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए 18 नंबर, तरह की व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसमें पढ़ लीजिए क्या लिखा है, सिर्फ उच्च प्रतिरोध मापने में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध मापने में, उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध मापने में। ठीक है बच्चों, यह सही है, सी नंबर। ठीक है, हम किसी भी प्रकार का प्रतिरोध होगा ना, उच्च होगा चाहे निम्न होगा, उसको मापने में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए इसका सी क्या होगा, सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 19, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, देखो हीटर में हम नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं, इसका नाइक्रोम के तार का, इसलिए इसका क्या होगा, डी सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, तो 19 में 20 लिखिए, 20 देखते हैं हम लोग। विद्युत वाहक बल की बीमा है। ठीक है, अब पूछा है तुमसे कि विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी बीमा कितनी होती है। देखो विद्युत वाहक बल का मतलब भी डब्ल्यू बदले क्या होता है, क्यू होता है, जब फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ से इसको शुरू करोगे ना, तो चार्ज का क्या होता है, एम एम स्क्वायर टी के पावर माइनस टी। अब बच्चा क्या आवेश का क्या होता है, ए टी होता है, तो इसको शुरू कर लीजिए। यहाँ पे एम, देखो यहाँ पे टी है, टी के पावर माइनस टी जाएगा, तो पहले एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टी के पावर माइनस टी। देखिए ऐसा कहाँ लिखा होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री टी के पावर माइनस वन, डी नंबर में लिखा होगा ना, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए 21 नंबर, शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा, अब उसमें पढ़ लीजिए क्या पाया है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, और इसमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे बात कर रहा है ऊर्जा का। ठीक है, शोषित का मतलब कंज्यूम किया गया, ठीक है, या अवशोषित, जितना खर्च होता है उसको बोलते हैं शोषित। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे E बराबर बता देना जी स्क्वायर बटा आर इंटू यहाँ पे टी, एक फॉर्मूला ये आया था। एक आपको फॉर्मूला और आया था, E बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, समझे। जब भी इसमें से कौन होगा, ई जो होगा ना, अब टाइम या आप तो नियत होता है, समय यहाँ पे समय है, तो समय के बारे में पूछा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह विभवांतर के वर्ग क्या होगा, 10 अनुपाती होगा। विभवांतर के यहाँ पे विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा। इसका क्या है, सही आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, व्हीटस्टोन सेतु में तुलना करता है, मतलब कि व्हीटस्टोन सेतु है ना, वो क्या तुलना करता है, प्रतिरोध का, विभवांतर का, धाराओं का और सभी का। देखो व्हीटस्टोन क्या करते हैं, प्रतिरोध का तुलना करते हैं, इसका प्रतिरोध का विकल्प में यहाँ पे P बटा Q इक्वल टू R बटा S, इसलिए क्या होगा हमारा के सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़िए, अनुपात 3 और 4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात होगा। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे समांतर क्रम में दो प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए हैं, और कहा है कि इसका जो मान लो कि इसका जो प्रतिरोध है वो R1 बराबर 3 है, और इसको कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब पूछा है तुमसे कि इसमें जो ऊर्जा होगा ना, ऊष्मा जो उत्पन्न होता है उसका अनुपात क्या होता है, क्या देखिएगा। ई का जो फॉर्मूला होता है तो बता चुके हैं आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला ए है, एक फॉर्मूला ए भी होता है,
बी स्क्वायर का बचता है यहाँ से आर इंटू टी। अब इसमें प्रश्न आता है कि बच्चों कि दोनों में से किसका प्रयोग करें, ठीक है, इसका कि इसका। ठीक है, यह समानांतर में जुड़ा हुआ है ना। समानांतर में क्या होता है, नीचे विभवांतर नियत रहता है। क्या रहता है, विभवांतर नियत रहता है। आप मतलब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला को, ये वाला अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, ऐसे समझ रहे ना, आर नीचे हो गया, परफ्यूम ऊपर हो गया। तो इसमें जो ऐसे ही डालोगे E1 बट्टा E2 का अनुपात, ये हो जाएगा बच्चों R2 बट्टा R1 का अनुपात। और R2 बट्टे R1 का मतलब कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, समझे। इसका सही क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, सीधे लंबे सीधे चालक से आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्योंकि यहाँ पे चालक है ऐसा और यह सीधा है, ठीक है, और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, अनंत है। इससे आर दूरी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसका फॉर्मूला पूछा है। क्या देखिए इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई पता है क्यू पाई आर होता है, समझे। देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा तो पहले लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पाई आर लिखा है, लेकिन ऊपर में 2 लिखा होगा ना, मतलब ऊपर में 2 से गुना कर दोगे, नीचे में 2 से गुना करोगे ना, तो यही फॉर्मूला आएगा ए नंबर वाला, समझे। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक समान रूप से अगर कोई आवेश गति करता है तो यह क्या उत्पन्न करता है, ये पूछा है आपसे। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर देना है। ठीक है देखिए, जब भी आवेश गति करता है ना, ठीक है, तो वह क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इसका सी क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गतिमान स्वतंत्र आवेश है, तो यह क्या उत्पन्न करेगा, केवल स्थिरवैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, स्थिरवैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो देखो जब गतिमान होगा, ठीक है, तो यह दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सही है। और आप इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। बी क्या होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, आपसे ये पूछा हुआ, ठीक है। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। क्या होती है बच्चों, स्थिर, मतलब कांस्टेंट होता है, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एचपी में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति के हो तो दोलन की आवृत्ति पूछा हुआ, ठीक है बच्चों। तो इसमें से पूछा है कि आवृत्ति पे किस पर डिपेंड करेगा। आवृत्ति का जो स्क्वायर होता है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएच होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट इनवर्स क्या होता है, बीएच होता है। अच्छा बीएच को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ओके, कह रहा है कि यदि डेल किसी जगह पर नमन कोण है तो टेन डेल का व्यंजक हुआ, ठीक है। नमन कोण का जो टेंजेंट होता है टेन डेल इक्वल टू, और यह होता है बच्चों बी बट्टा बी एच। मतलब तो क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक का जो अनुपात होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वह नमन कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए 30 नंबर। आपसे कह रहा है बच्चों, एक सीधा चालक छड़ पूरब पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सीधों के बीच विभवांतर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और इसमें देख लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, शून्य रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा और इसकी दिशा बदलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका बी क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा बढ़ता जाएगा। क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। आइए आपको इसको डायग्राम में समझाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर से पढ़िए। विद्युत चुंबक के तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थलांतर होता है। ये आपसे पूछा गया है। इसको कितना होता है याद रखिएगा, पाई बाई 2 से होता है। कितना, पाई बाई 2 से। इसलिए इसका बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। कहा कि चुंबकशीलता की बीमा है। तो चुंबकशीलता होता है, इसकी बीमा कितनी होती है, कैसे जानेंगे। तो आपके पास यह किसका पूछा हुआ है, म्यू का बीमा पूछा है। म्यू का बीच आप देख सकते हो। तो बच्चे समझ निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पर होता है ऐसे बी का फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बता यहाँ से 2r, ये एक फॉर्मूला होता है जो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सबका निश्चित रखिए, आसानी से कर जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी इंटू यहाँ से 2r अब बढ़ता है यहाँ से आई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सबका मान रखिएगा तो आंसर इसका चल जाएगा। ठीक है, आप निकाल के लाइएगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर बताया तो बी नंबर होगा सही आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 34 में, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। हम देखिए इसमें पूछा हुआ है बच्चों कि म्यू इक्वल टू 1/b, म्यू इक्वल टू b बटा a, ये सही है। ठीक है, म्यू इक्वल टू 1/b बटा a होता है। यहाँ पे h और b को बोलते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र और h को बोलते हैं धारिता, चुंबकीय धारिता कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा b क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 में क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी कितने के बराबर होता है, आपको ये बताना है। देखिए 1 हेनरी 10 की पावर 3 मिली हेनरी के बराबर होता है। इसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आई बराबर 5 cos ओमेगा t एम्पीयर तथा v इक्वल टू 200 sin ओमेगा t वोल्ट। परिपथ में शक्ति हानि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो शक्ति हानि का जो फॉर्मूला होता है P एवरेज बराबर यहाँ से होता है आई नॉट v नॉट अब बता 2 इंटू कितना होता है बच्चों, cos फाई होता है। ये फॉर्मूला होता है। पहले आप यहाँ पे cos फाई निकाल लीजिए कितना आता है। और फाई को क्या बोलते हैं बच्चों, कलांतर कहते हैं। कलांतर का फॉर्मूला कितना होगा, दोनों में कितना का अंतर है पहले देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई बराबर 5 यहाँ पे cos ओमेगा t और यहाँ पे लिखा हुआ है v बराबर देखिए यहाँ पे 200 और यहाँ पे sin ओमेगा t। अब तो एक cos में लिखा हुआ है, एक sin में लिखा हुआ ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक में बदलना पड़ेगा। तो आप इसको बदल देते हैं, तो दोनों को बदलेंगे ना, फिर आई का जो मान आएगा जैसे लाएगा ऐसे आई यहाँ से इसको बदलते हैं साइन में, साइन में 90 अब प्लस कितना ओमेगा t, यानी आई का मान कितना यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझे, कलांतर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री का क्या है, कलांतर। अब इसमें देखो cos फाई का जो मान निकालोगे ना, cos 90 का मान कितना आता है, 0 आता है। एक पूरा का मान चलाएगा 0, जिस 36 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एवरेज का मान 0 चलाएगा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, डी नंबर में लिखा है, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टेज 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टेज होगी। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू और V नॉट बटा कितना √2 होता है। अब तुमको क्या दिया है, शिखर वोल्टेज दिया है, मतलब कि V नॉट का मान आपको दिया है 440 और इसकी आभासी पूछा हुआ है ना। तो यहाँ से आप V इक्वल टू लिखोगे ना, चलाएगा 440 बटा कितना √2
सोल्व कर लो, यहाँ करो 2 अब बचता है 2 कर लो, तो रूट 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 220। अब आप यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा 220 और कितना 2, देखिए सर कहाँ लिखा हुआ है 220 रूट 2, यहाँ सी नंबर में लिखा हुआ है, सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, कह रहा है कि आभासी धारा होती है, आभासी धारा का मान देखो, इसको IRMS बोलते हैं, और यह क्या होता है I0 बटा रूट 2 होता है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है सिस्टम धारा बटा 2, यह क्या है सी नंबर, तो इसका सी क्या होगा सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 में कहा है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, तो ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं बच्चों, हम लोग वोल्टेज को अप डाउन करते हैं, मतलब कि ज़्यादा और कम कर सकते हैं एसी वोल्टेज को। देखा एसी को डीसी में बदलने का ये गलत है, डीसी को एसी में बदलने का ये भी गलत है, डीसी वोल्टेज को गलत है, डीसी में काम नहीं करेगा, एसी वोल्टेज बढ़ाने या घटाने का, ठीक है, ये सही भी नहीं है, डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए, कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। देखो अपचाई का मतलब होता है स्टेप डाउन बोलते हैं इसको, तो इसमें क्या होता है बच्चों वोल्टेज का मान कम होता है, इसकी मान कम होता है वोल्टेज का, तो बी नंबर में क्या है सही आंसर होगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहा आपसे यहाँ देखिए 41 नंबर में म्यू नॉट इंटू टी नॉट के पावर 1/2 का मान होता है, तो ये सी का मान है, तो याद रखिएगा सी बराबर होता है ऐसे 1/रूट अंडर म्यू नॉट टी नॉट इप्सिलॉन नॉट, ये किसका वैल्यू है बच्चों सी का है, कहाँ लिखा हुआ है सी, सी मतलब समझते हैं ना प्रकाश का चाल, सी मतलब प्रकाश का चाल, इसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कितना में बी नंबर में, ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर में क्या है, रंग के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है, ठीक है, अब देखो इसमें तुमसे कहा दिया है कि इसमें सजाना है, तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है तो लाल होता है, ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है वायलेट होता है, और उसके बीच में आपको देख लेना है, देखिए लाल पीला नीला, ठीक है, अच्छा इसमें आपको ऑर्डर भी याद रखना है, ठीक है, तो क्या है बैजानी आख और पीनाला ऐसा होता है, यहाँ पे बै, यहाँ पे जा, बैजानी और पीनाला ऐसा होता है, ला से लाल होता है, ना से नारंगी, पी से बच्चे पीला, और से हरा, नी से नीला, ज से जामुनी, भ से बैगनी। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर में जो रंग का सबसे ज़्यादा होता है, नीचे में क्या होता है तो सबसे कम होता है, समझेगा ये ज़्यादा, तो लाल का सबसे ज़्यादा होगा, तो लाल यहाँ पे ऊपर में लिखा है लाल पीला नीला, बढ़ते क्रम लिखना है, ध्यान रखना है, बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे कम होगा उसको पहले लिखना है, तो पहले गलत जाएगा, लाल का शुरू होगा ही नहीं, नीला लाल पीला ये भी गलत है बच्चों, देखिए पीला लाल नीला, पीला यहाँ पे है, पीला यहाँ पे है, पीला फिर लाल, ये बी नंबर पे नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद नीला पीला लाल, ठीक है, देखो नीला का सबसे कम होगा सही है, पीला और लाल, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 44, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, देखो बीटा किरण का मतलब होता है गतिशील आवेश, क्या रखिएगा बच्चों याद रखिएगा गतिशील इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है ना ऐसे देखो गतिशील हो गया ना, तो इसके अंदर चुंबकीय गुण भी चलाता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, मतलब कि विद्युतीय गुण, तो यह क्या होगा बच्चों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है विक्षेपित होता है, याद रखना है, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी आवेश गतिशील होता है तो इसके अंदर दोनों गुण होता है, विद्युत क्षेत्र का भी और चुंबकीय क्षेत्र का भी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है कि वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा इस वस्तु का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, पहले याद रखना है कि अवतल दर्पण है, इसका कहा है कि अवतल दर्पण से
इसका 15 सेंटीमीटर फोकस है। फोकस कितना है देखो 15 सेंटीमीटर पे है। और कहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, तो यहाँ पर रखेंगे वस्तु को। अब देखो जब भी फोकस के अंदर में वस्तु को रखते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवगित बनता है, पीछे बनता है, ठीक है, और आभासी बनता है। वही पूछा है कि अवगित वास्तविक, तो गलत, वास्तविक बनेगा ही नहीं। बिंदु प्रतिबिंब बनेगा, गलत है। वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी गलत है। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखो इसमें क्या है कि आपको देख लेना है कि अब इसमें कितना की दूरी पर बनेगा। v का मान पूछा हुआ है, इसको एक बार संक्षिप्त कर लेते हैं कि इसलिए देखिए फॉर्मूला होता है 1/3 इक्वल टू 1/a माइनस 1/a। अब वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/a, इसमें निगेटिव होता है 1 15 हो जाएगा माइनस में, यहाँ से माइनस में 1/, यहाँ पे 10 भी माइनस में, माइनस में प्लस हो जाएगा और ये 15, मतलब वैल्यू आएगा शुल्क करो यहाँ पे, यहाँ पे इसको शुल्क कर लेते हैं। तो 1/3 का जो वैल्यू को जाएगा ये हो जाएगा 30, इसका एलसीएम होगा, और यह माइनस प्लस यानी v का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 30 सेंटीमीटर, और ये प्लस में बनेगा, ठीक है। या डी नंबर क्या होगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, बच्चों इसमें आप लिखिएगा। आवृत्ति क्या होता है, नहीं बदलता है, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, डायोप्टर, कहाँ लिखा हुआ है, बी नंबर में, बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में पढ़िए क्या करा, एक उभय उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 5 के प्रत्येक तल की वक्रता 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी दी जाती है। देखो क्षमता कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है 1/a इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/, यहाँ से r माइनस 1/, यहाँ पे r1 है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला की हेल्प से क्या करोगे बच्चों, पहले आप 1/1 का मान निकालोगे, ठीक ऐसे, अब इसका मान निकालोगे ना तो कितना आएगा, इसमें घटाओगे तो इसमें 5 में से यहाँ पे 1/3 होगा, डायरेक्ट कर दें तो ध्यान रखिएगा। 1/r दोनों का वैल्यू सेम होगा, 1/20 और 1/20 जीत जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 आप बताए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा ऐसा। अभी 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से 1 का जो मान आएगा ना और 20 सेंटीमीटर चला आएगा। ओके, अब जो पावर का फॉर्मूला होता है वो 100/8 होता है, सेंटीमीटर में दिया है ना, इसलिए टी का मान यहाँ से 5 डायोप्टर, इससे कीजिएगा तो आएगा, यहाँ लिखा हुआ है 3 नंबर में लिखा हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए, इस वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, क्योंकि आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, इससे उल्टा बनता है और साथ ही साथ क्या होता है, वास्तविक बनता है, ठीक है, लिखा हुआ है वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, 3 नंबर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बच्चों 51 में, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो सामान्य संयोजन का मतलब होता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा ना वो अनंत पर बनता है, यहाँ पर बनता है अनंत पर बनता है, और उस स्थिति में इसका खगोलीय आवर्धन क्षमता कितना होता है, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F/A होता है, 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन 52 देख लेते हैं, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण, ठीक है, पूछा हुआ है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, यह प्रतिबिंब के कारण, किसके कारण, प्रतिबिंब के कारण, ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए 53 नंबर में, औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। अब फॉर्मूला आपसे लिखा हुआ है यहाँ पे म्यू इक्वल टू म्यू r प्लस म्यू इक्वल टू म्यू r, ये फॉर्मूला आपसे लिखिए, आगे पूरा लिख नहीं रहा है, तो मैं इसका ऊपर कर देता हूँ। लिखिएगा, तो इसमें क्या है कि इसमें पूछा है कि पीला के हमको अपवर्तनांक निकालना है,
देखो अपूर्णांक निकालने का तरीका क्या है कि जो लाल का अपूर्णांक होता है यहाँ पे और यहाँ पे जो बैगनी का अपूर्णांक होता है, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, औसत रंग का अपूर्णांक निकल जाएगा, पीले कलर का अपूर्णांक निकल जाएगा। तो यह क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आर का मतलब है लाल रंग का अपूर्णांक और बी का मतलब है बैगनी रंग का अपूर्णांक। ठीक है, ये क्या है हमारा सही आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कि उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। देखो उत्तर लेंस के द्वारा, तो उत्तर लेंस का प्रयोग हम किस लेंस को किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, तो याद है आपको, इसके लिए हम दूर दृष्टि का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि का जो होता है ना, उसको दूर करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण है। देखिए प्रकाश का व्यक्तीकरण का मतलब होता है ऊर्जा का पुनर्वितरण, और ऊर्जा को हम तीव्रता के रूप में समझते हैं, इसमें तीव्रता के रूप में। ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 57 नंबर पर ये कह रहा है कि इसमें से कौन आवेश रहित है, मतलब कि इस पर आवेश आवेश नहीं होता है, जो कि फोटोन पे नहीं होता है, इस पर फोटोन पे अल्फा पे होता है, बीटा पर प्रोटॉन पे होता है। इससे क्या होगा, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, अगला क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है बच्चों कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। बच्चों फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है कितना होता है, शून्य होता है ना, शून्य। इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है बच्चों, सतत होता है। इसका ये क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का 7 नंबर में एक कोरियन सब्सटेंस दिया है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। देखो यहाँ पे जो लिखा होता है ना, ये किसकी संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है, और यह क्या होता है, मास नंबर होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या ए हम माइनस जेड कर लेते हैं। यहाँ पे जेड क्या है बच्चों, यह एटॉमिक नंबर, तो घटाइएगा ना, कितना 230 लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस 90 घटाइएगा तो कितना चलाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ से हटा दीजिए 4 140। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, बी नंबर, बी हमारा सही आंसर जाता है। और ये नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, इसमें कौन सा मूल कण नहीं है, तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। अल्फा जो कण है ना, ये क्या है, तो मूल कण नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द्विआधारी अंक कितना का दशमलव परिचय मान होता है। देखो अगर यहाँ पर दिया ना 1 0 1 0 1, इसके सामने आपको क्या लिखना है, इधर शुरू करना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है, 2 लिखना है, 1 से शुरू होता है, यहाँ से 1 लिखना है, 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, 8 लिखना है, 16 लिखना है, ऐसे लिखते चलना है। ठीक है, और जहाँ जहाँ 0 होगा ना उसको काट देना है। तो यहाँ पे 0 काट दो, यहाँ पे इसके सामने 8 के सामने 0 है तो काट दो, ताकि सबके नंबर को जोड़ देते हैं। यहाँ पे 16 और प्लस, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1, कितना चला जाएगा, 21 हो जाएगा। तो कहाँ पे, बी नंबर में, बी नंबर क्या होगा, सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब इसमें कहा है आपसे कि किस ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं नॉट गेट बनाने के लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर आधार होगा निष्क्रिय, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक होगा निष्क्रिय, और पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका आधार होगा निष्क्रिय। तो इसके लिए हम ए नंबर में एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक क्या होगा निष्क्रिय, इसका प्रयोग करते हैं। ओके, इसका ए नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पर आपसे पढ़िए। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है दोस्तों, नैंड गेट के लिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ए नंबर में। ठीक है, ये क्या है, इसका बूलियन व्यंजक है, इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डायोड का उपयोग करते हैं, तो डायोड का प्रयोग कहाँ हम करते हैं, ये पूछा हुआ है। ठीक है, दोस्तों हम डायोड का प्रयोग लिस्टकारी के रूप में करते हैं, इसमें करते हैं लिस्टकारी के रूप में करते हैं। हमारा क्या होगा, सी सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, मतलब इसमें से कौन आवेशित नहीं है। देखो फोटोन जो होता है ना, यह आवेशित नहीं है। इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज शासन नंबर कितनी हजारी संख्या कितना का दशमिक संख्या है, बताया ना आपको। क्या लिखना है यहाँ पे, 1 0 0 1 लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे हम 6 लिखते हैं। जो 0 होगा उसके सामने के नंबर को यहाँ पे काट दो, बाकी और को जोड़ दो, तो 8 प्लस 9। कहाँ लिखा है, तो सी नंबर में, सी पे हमारा सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण तरंगी पुष्टिकरण में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक है, विलंब आवृत्ति कितना होगा ये बताना है। ठीक है, जब बता चुके हैं कि पूर्ण वाला होगा ना, उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, आवृत्ति दुगुना हो जाता है। अगर 50 होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा, तो बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सही है। तो क्षीणता का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्वनि ही है। तो क्या है, ध्वनि है। अब ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ बच्चों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।